हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी। पहले क्लास 10th में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन होता था, इवोल्यूशन अब कट गया आपके सिलेबस से, तो हेरिडिटी करेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जिसको क्विक रिवीजन कहते हैं। आपका चैप्टर आई थिंक 2 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे तो छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, चलो बेटा हेरिडिटी। सबसे पहले आपको ना कुछ इस चैप्टर में कुछ टर्म्स याद करनी है। हेरिडिटी, सबसे पहले हेरिडिटी पे ही आ जाओ, क्या होता है। देखो बेटा, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। आप यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग भी बच्चे के लिए यूज होता है, यंग वंस भी और नेक्स्ट जनरेशन भी। ठीक है, आने वाली पीढ़ी। तो कहते हैं बेटा हेरिडिटी क्या है, एक तरीके से इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका, करेक्टर्स का, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। माँ बाप से बच्चों के अंदर जो करेक्टर जाते हैं वो हेरिडिटी की वजह से जाते हैं। ठीक है, हेरिडिटी के अंदर करेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से बच्चों में। कौन से करेक्टर, जैसे मेरी हाइट, ठीक है, मेरे स्किन का कलर, मेरे हेयर का कलर, लाइक मेरे हेयर स्ट्रेट होंगे, कर्ली होंगे, वो सब करेक्टर्स मम्मी पापा से ही आते हैं या किसी पड़ोसी से आ जाते हैं? मम्मी पापा से ही आते हैं, है ना। कि लाइक सॉरी, मम्मी पापा से कैसे बेटा, सपोज लाइक मेरे पापा की हाइट बड़ी है, ठीक है, और मेरी मम्मी की हाइट स्मॉल है, ड्वार्फ बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब सपोज करो मेरी हाइट कैसी आ गई, टोल आ गई, तो इट मीन्स मैं किस पे गई हूँ, पापा पे। मम्मी का कलर फेयर था, मम्मी से कलर आ गया मेरी फेयर। ठीक है, तो दोनों के करेक्टर मिक्स होके मेरे अंदर आ गए। ठीक है, वो आपने रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा होगा कि दोनों पेरेंट से मिलके करेक्टर आपके अंदर आते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी के अंदर ट्रांसफर होता है करेक्टर का फ्रॉम पेरेंट्स एंड नेक्स्ट जनरेशन। इसके बाद हम एक ना टर्म देखेंगे जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू करेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होते हैं करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। अब आप देखो, आप सोचोगे मैम ने तो सेम लिख दिया, हेरिडिटी में भी ट्रांसफर ऑफ करेक्टर हो रहा है, ठीक है, इसमें भी लिख दिया ट्रांसफर ऑफ करेक्टर हो रहा है पेरेंट्स, तो अलग क्या है? देखो बेटा, हेरिडिटी तो सिंपल करेक्टर का ट्रांसमिशन, इनहेरिटेंस वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू, अब प्रोसेस का नाम भी तो होता है ना, उस प्रोसेस का नाम इनहेरिटेंस है। इनको कलेक्टिवली मिला के बेटा क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में बेसिकली हमें स्टडी ऑफ जीन्स करना होता है, डीएनए करना होता है, क्रोमोसोम करना होता है। स्टडी ऑफ जीन्स कह लो, डीएनए कह लो, ठीक है, क्रोमोसोम कह लो। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगोर मेंडल। ग्रिगोर मेंडल जी है। ठीक है, ओके। इसके बाद ये जो टर्म थी, ये टर्म किसने दिया है? किसी को रिमेंबर है? जेनेटिक्स जो टर्म है, ये आप मुझे देख के बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि ये जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी। ठीक है, आपको बताना है मुझे किसने दी थी। ओके, इसके बाद हमने इनहेरिटेंस देख लिया, मेन हेरिडिटी देख लिया बेटा। ठीक है, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट टर्म देखनी है बेटा कुछ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वाली टर्म जो कराएंगे वो करा देते हैं। अच्छा, मैंने बोला ट्रांसफर ऑफ करेक्टर हो रहे थे, है ना, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर। अब मैंने आपको, जेनेटिक्स में यही हो रहा था, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स से पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, कौन से करेक्टर? मेरी हाइट, ठीक है, मेरे स्किन कलर, मेरा आई कलर, ठीक है,
आपका हेयर कलर, ठीक है, आपके हेयर स्ट्रेट होंगे, करली होंगे, वो सब। लेकिन इन सब करेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल कौन कर रहा है इन सब करेक्टर्स को? इनको कंट्रोल करने वाला कौन है बेटा? आपका जीन है। अब आता है जीन क्या होता है भाई? अब जीन पे चर्चा करते हैं बेटा, ठीक है। देखो जीन क्या होता है? बेसिकली डीएनए ही होता है। क्या होता है? बेसिकली, या ये बोलूं कि केमिकली, अरे इसको क्या हो गया, हाँ, केमिकली डीएनए ही होता है, ठीक है। अब आपसे यूं पूछे कि ठीक है, आप ये बोल रहे हो केमिकली डीएनए होता है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, इसमें कोई डिफरेंस है कि भाई डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है? डिफरेंस पता है आप सबको इसके अंदर? देखो बेटा, डीएनए कहो, जीन कहो, क्रोमोसोम कहो, सब ही जेनेटिक मटेरियल है, एक ही बात है, ठीक है। तो फिर अलग अलग नाम क्यों रखे? क्योंकि अलग अलग स्टेजेस पे ये आपको अलग अलग दिखता है। जैसे सपोज करो, अब मैं क्या हूं, फीमेल ना, जब मैं छोटी थी तो मुझे बोलते थे कि बच्चा इधर आओ, है ना, गुड़िया इधर आओ, ऐसे करके। थोड़ी बड़ी हो गई तो दीदी इधर आओ, है ना, थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी तो आंटी इधर आओ, थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी तो बुड्ढी भी बोलना शुरू कर देंगे लोग, ठीक है। तो मतलब देखो, हूं तो फीमेल ही, लेकिन अलग अलग स्टेजेस पे आप मुझे अलग अलग नाम से बुला रहे हो ना। ऐसे ही आपका जो डीएनए है, डीएनए जिसको हम बोलते हैं बेटा जेनेटिक मटेरियल, यही वो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, जो क्या होता है बेटा, पेरेंट से ट्रांसफर होता है। पेरेंट से ट्रांसफर होता है किसमें? ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग किसके लिए यूज करते हैं? बच्चे के लिए यूज करते हैं, यंग वन यूज कर सकते हो आप, नेक्स्ट जनरेशन यूज कर सकते हो इसकी जगह। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, बट डीएनए होता है ऐसे डबल स्ट्रैंडेड। आप देखोगे इसके अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं और ये हेलिकल, ऐसे सांप जैसे मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब एक वर्ड मैंने पढ़ा था क्रोमेटिन, आपको बोला था ना क्रोमेटिन क्या होता है। देखो बेटा, क्रोमेटिन क्या होता है? ऐसे थ्रेड जैसे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा तो आप उसको क्रोमेटिन बोलते हो। फिर आता है क्रोमोसोम, क्या होता है? क्रोमोसोम आपको इसी डीएनए की बिल्कुल कंडेंस फॉर्म, कंडेंस होती है बिल्कुल पैक्ड फॉर्म, ऐसे डीएनए बिल्कुल पैक्ड हो जाएगा, और ये लास्ट स्टेज होती है बेटा कंडेंस की। इसके बाद डीएनए और ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक और कंडेंस नहीं हो सकता, इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने कि डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम एक ही है। तो अब आप पूछ रहे थे जीन भी मैडम फिर सेम ही है? यस। जीन क्या है? जीन छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का। क्या है बेटा? सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। अब बात करते हैं, वापस यहाँ पे आ जाओ, जीन की बात कर रहे थे ना। जीन केमिकली डीएनए होता है, और डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म क्या थी? कंडेंस्ड फॉर्म थी क्या? क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम होते हैं ना हमारे पास, वो बेटा टोटल 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है। अगर मैं इनको पेयर में बात करूं कितने होते हैं, तो बेटा ये होते हैं 23 पेयर, ठीक है। इन 23 पेयर में से 22 को बोलते हैं हम ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स वो होते हैं जो हमारा हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, हमारी बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन 22 में से जो ये वन पेयर बच गया, इसको बोलते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम बोले तो ये डिसाइड करता है कि आप लड़की हो या लड़का। इट मींस सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स है तो ये लड़की के लिए होता है, ठीक है। अगर एक्स वाई है तो बेटा ये बॉय के लिए रिप्रेजेंट करेगा। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, जोड़े में। जैसे एक बेंच पे अगर सपोज करो मैं क्लास में बोलूं कि ना टोटल 30 स्टूडेंट है, ठीक है, टोटल, बट मैं कहूँ आप बेटा पेयर में बैठ जाओ, एक बेंच पे दो बच्चे तो बैठते ही हैं, पेयर में बिठाओ, तो पेयर में कितने बेंच कवर होंगे? 15। 15 टू 30 होता है ना, 15 कवर होंगे, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही कहता है टोटल 46 क्रोमोसोम है, पेयर में बिठाओगे तो बेटा 23 बैठेंगे। क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको बना के दिखाने में, ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गया। ये क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म होती है, शॉर्ट को बोलते हैं शॉर्ट आर्म। शॉर्ट मतलब छोटी आर्म है, ठीक है। इसका मतलब है पेटाइट, पेटाइट का मतलब होता है शॉर्ट, तो इसका हमने रख दिया पी आर्म,
पी आर्म नाम रख दिया, ठीक है। अच्छा ये सेंटर में जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। यहाँ ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, आप मत याद रखना इस क्लास के लिए, ठीक है। ये वाली बेटा होती है लॉन्ग आर्म, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा क्यू आर्म। आप सोचोगे अच्छा ठीक है, इसका मैडम ने कहा पी, इसका क्यू, तो मतलब यहां से पी से तो पेटाइट था, पेटाइट का मतलब शॉर्ट, तो पी। क्यू का मतलब क्या होता है बेटा? पी के बाद अगला लेटर क्यू आता है, तो इसलिए हमने इस बड़ी वाली टंग का नाम क्यू आर्म रख दिया, ठीक है। तो बेटा ओके, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। अच्छा अब देखते हैं कि यहां मैं क्रोमोसोम दोबारा बना रही हूं आपके लिए, ठीक है। ये बना दिया मैंने क्रोमोसोम। बेटा इस क्रोमोसोम पे ना जीन्स ऐसे अरेंज होते हैं लीनियरली। अभी आपको मैंने बोला था ना जीन क्या है, इस पे अरेंज होते हैं लीनियरली। देखो ये हो गया जीन, सपोज ये फर्स्ट जीन है जो मेरी हाइट को कंट्रोल कर रहा है। एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, करेक्टर बोले तो हाइट, ठीक है। सपोज ये वाला जीन है, ये मेरे स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक लाइन से क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं वो लीनियरली, लीनियरली बोले तो लाइन से क्या होते हैं बेटा? अरेंज होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इज एंटायर क्रोमोसोम इज अ जीन, नो भाई, जीन तो लाइन से अरेंज है तो पूरा क्रोमोसोम जीन थोड़ा हुआ, ठीक है। तो एंटायर क्रोमोसोम, एंटायर क्रोमोसोम इज नॉट अ जीन बिकॉज जीन आर लीनियरली अरेंज, ठीक है। अब देखो हमने कहा जीन्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जीन जो होते हैं ना बेटा वो हमेशा पेयर में होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सपोज करो जैसे मैंने बोला कि ये जीन है, ये मेरी हाइट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब हाइट मेरी कैसी हो सकती है? दो तरीके की हो सकती है। एक तो मैं टोल लंबी जा सकती हूँ, एक मैं ड्वार्फ जा सकती हूँ, छोटी हो सकती हूँ ना, छोटी को ड्वार्फ बोलते हैं। तो मैंने बोला ये जो हाइट है ना, ये वाला जीन मेरी हाइट को कंट्रोल कर रहा है, क्रोमोसोम के ऊपर है ये। तो जो मेरी हाइट है ये मेरा क्या है बेटा? करेक्टर है। क्या है? करेक्टर। और टोल और ड्वार्फ क्या है फिर? टोल और ड्वार्फ ट्रेट है। क्या है? ट्रेट। मतलब कि आपके इस करेक्टर की दो फॉर्म है, एक टोल वाली और एक ड्वार्फ वाली, उनको हम ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे स्किन का कलर है, या तो आपका कैसा हो सकता है? डार्क, ठीक है, ब्लैक लिख दूं यहाँ पे, और एक लिख देते हैं व्हाइट। अब यूं मत कहना मैडम ब्राउन भी तो होता है, यहाँ पे दो देख के चलो, ठीक है, एक ब्लैक और एक व्हाइट हो गया, ठीक है। तो स्किन का कलर, स्किन का कलर आपका क्या है बेटा? करेक्टर है, ठीक है। और ये दोनों फॉर्म्स क्या है? ट्रेट। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा करेक्टर और ट्रेट क्या होता है। जैसे मैं बोलूं मेरी हाइट, मेरी स्किन का कलर, मेरी आई का कलर, ये सब करेक्टर है। बट वो टोल होगी, ड्वार्फ, मेरी हाइट टोल या ड्वार्फ, मेरी स्किन का कलर फेयर होगा या फिर डल होगा, या फिर आपके जो हेयर कलर है वो करली होंगे या स्ट्रेट होंगे, वो सब क्या है बेटा? ट्रेट है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। ये मैंने एक क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में आपको समझाया था। अब ये अगर ऐसे दो होते हैं, दोनों सपोज करो क्रोमोसोम नंबर 1 और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1, सेम क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं इस हिसाब से इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, जीन जिस जगह पे होता है, लोकेशन ऑफ जीन, जहां पर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन बैठा हुआ है, उस लोकेशन को, इस लोकेशन को क्या बोलते हैं बेटा? लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। लोकस वो जगह होती है जहां पर जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा कि करेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है। अब बात आती है हम लिखते कैसे हैं इनको। देखो इससे पहले जीनोटाइप फिनोटाइप सिखाया जाए, क्या सिखाया जाए? देखो बेटा इसके बाद आ जाओ तुम यहां पर, एक होता है बेटा जीनोटाइप, ठीक है। हम ये टर्म सीखेंगे जीनोटाइप
फिर सीखेंगे हम फिनोटाइप, ठीक है, फिर सीखेंगे डोमिनेंट, डोमिनेंट, ठीक है, फिर सीखेंगे रिसेसिव, ठीक है, फिर सीखेंगे क्या, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो पहले जीनोटाइप सीखते हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है आपके जीन का कौन सा टाइप है, मतलब कि आपके पर सेल के अंदर, पर सेल के अंदर कितना जीनोम है, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा जीनोटाइप, देखो अब यहाँ पे आ जाओ वापस से बेटा, जो टॉल है, ड्वार्फ है, इनको ना हम इंग्लिश के जो लेटर होते हैं ना अल्फाबेट के, उनका यूज करके लिखते हैं। जैसे टॉल है, टॉल को किससे लिखेंगे, टी से, ठीक है। अब आपको मैम फिर ड्वार्फ को किससे लिखेंगे, देखो बेटा ड्वार्फ को लिखेंगे स्मॉल टी से। आप कहोगे मैडम ऐसे कैसे, तो आप डी से लिखना चाहिए था ना। देखो बेटा जिस फॉर्म से ये कैपिटल वाला लिखा है ना, उसका जो दूसरा ड्वार्फ वाला फॉर्म है उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है, इसको कैपिटल से, इसको स्मॉल से। और जीन मैंने बोला था हमेशा किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, तो ये लो पेयर में लिख दो, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है, देखो मेरा जीनोटाइप कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, क्या है, इसको जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल स्मॉल टी, ऐसे जीनोटाइप होता है, इसको जीनोटाइप बोलते हैं। बट अब एक बात बताओ बेटा, जैसे अगर मैं कैपिटल टी कहूं, ये दोनों कैपिटल मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, टोल को, तो ये कैसा बनेगा बेटा, टोल बनेगा, ठीक है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, मैं अभी के लिए बोल रही हूँ, ये भी टोल ही बनेगा। ये स्मॉल टी है, ये ड्वार्फ बनेगा। मैंने ऐसा किस लिए बोल दिया कि अच्छा आप कहोगे मैडम यहाँ स्मॉल वाला भी है, यहाँ दोनों स्मॉल स्मॉल है, तब आप ड्वार्फ बोल रहे हो, इसके लिए यहाँ आ जाओ बेटा। डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है, देखो बेटा डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। एक्सप्रेस कैसे कर सके, सपोज करो घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा, तो मम्मी हमेशा किसकी बात सुनती है, जो बड़े वाला होता है। अब यूं मत कहना कि मैडम हमारे तो घर में हमारी चलती है, मैं छोटा हूँ ये वो, ठीक है। जो तरीके से बात की जाए तो बड़े बच्चे की सुनी जाती है ना। मम्मी हमेशा ही बोलेगी कि भाई ये बड़ा है, इसकी बात सही है, और तुम छोटे को बेचारे को ऐसे ही मार कूट के दबा देते हैं ना कि चल तू चुप कर, जैसे बड़ा बोल रहा है वैसे करेंगे। तो जो बड़ा होता है ना वो डोमिनेंट होता है। घर में दो भाई हैं, मैंने बोला एक कैपिटल वाला और एक स्मॉल वाला, ठीक है। ये कैपिटल वाला बड़ा भाई, ये स्मॉल वाला छोटा भाई, ठीक है। तो बेटा ये वाला इसकी चलेगी, अपने आप को ये एक्सप्रेस करेगा, तो बेटा बताओ ये कैसा बनेगा, टोल बनेगा। कैसा बनेगा, टोल, क्योंकि ये अपनी चलाएगा ना। लेकिन अब बताओ दोनों ही टोल भाई हैं, बड़े बड़े दोनों हैं, तो तुम बताओ किसकी चलेगी, दोनों की बराबर चलेगी। कहता ठीक है, तो भी क्या बनेंगे, टोल बनेगा, ठीक है। लेकिन घर में अब बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई है, तो किसकी चलेगी, छोटे की चलेगी। अब बताओ छोटे की कब चल रही है, जब बड़ा भाई नहीं है, ठीक है, छोटा। अब देखो बेटा डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया ना क्योंकि टोल बन रहा था, तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट। लेकिन ये बेचारा तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया क्योंकि बड़ा भाई बैठा है ना, तो इसको बोलेंगे रिसेसिव। एक एग्जाम्पल से और समझो, सपोज क्लास में मैम मॉनिटर बना देती है, ठीक है, और जब तक एक बात बताओ, क्लास में मैम खड़ी है तो किसकी चलेगी, मैम की चलेगी, सही बात है ना। लेकिन जब मॉनिटर यूज सोचेगा यार मैडम तो अपनी अपनी चलाती रहती है, मेरी तो सुनती ही नहीं है, ठीक है, तो उसको उसकी तो चल नहीं रही ना। अब यहाँ पे मैम क्या है, डोमिनेंट, और वो मॉनिटर क्या है बेटा, क्लास का रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, वो रिसेसिव है क्योंकि उसकी चल नहीं रही। अब वो सोचेगा मेरी तो कभी चलेगी नहीं, चलेगी उसकी, कब चलेगी, जब क्लास में मैम नहीं है। तो जब क्लास में मैम नहीं होगी तो वो मॉनिटर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ओए सीधा बैठ जा, नाम लिख दूंगा ये वो, ठीक है, तो उसकी चलेगी। अब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, सही है। तो देखो बेटा डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अच्छा रिसेसिव वो होता है जो खुद को बेचारा कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, खुद को बेचारा एक्सप्रेस नहीं कर सकता इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। बड़े के केस में बेचारा खुद को क्या नहीं कर सकता बेटा, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रिसेसिव। अच्छा अब यहां से क्या आता है कि अब एक मिनट बेटा, इसको यहां से क्लीन कर दे। देखो एक होता है
होमोजाइगस, होमोजाइगस, एक होता है हेट्रोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस होता है, होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब होता है जाइगोट, अच्छा ठीक है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जाइगस मतलब जाइगोट, मतलब कैसे बेटा, देखो होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब कि आपको पता है ये पापा है, ठीक है, ये मम्मी है, मम्मी और पापा से मिलके बच्चा बनता है, ठीक है ना। तो जब मम्मी और पापा के गैमेट फ्यूज होते हैं तो बनता है बेटा जाइगोट, क्या बनता है, जाइगोट। अगर पापा ने यहां से कैपिटल टी दिया है और मम्मी ने भी कैपिटल टी दे दिया तो जाइगोट में क्या हो गया, सेम, सेम आया ना दोनों जीन, जीन जाइगोट के अंदर। अगर सपोज करो पापा कैपिटल टी देते और मम्मी कैसा दे देती, स्मॉल टी दे देती, मम्मी कैसा दे देती, स्मॉल टी, तो जाइगोट में दोनों कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं ना, हेट्रो हो जाते हैं। तो अच्छा ठीक है, अब देखो होमोजाइगस किसको बोलते हैं, जो दोनों दिखने में बिल्कुल सेम हो, जैसे मैं लिखूं कैपिटल टी, दोनों दिखने में एग्जैक्टली सेम है, दोनों ही कैपिटल है, तो ये होमोजाइगस है। अगर मैं लिख दूं कैपिटल पी, दोनों सेम है, होमोजाइगस है। कैपिटल आर दोनों सेम है, होमोजाइगस है। कैपिटल वाई दोनों सेम है, होमोजाइगस है, ठीक है। और कैपिटल क्यों लिख दूं, कैपिटल क्यों, तो दोनों सेम है ना, तो होमोजाइगस, ठीक है। स्मॉल टी लिख दूं, दोनों ही सेम है, एक बड़ा और एक छोटा तो नहीं है, दोनों सेम है, तो होमोजाइगस, ठीक है। हेट्रोजाइगस क्या होता है, एक कैपिटल टी लिख दूं, एक स्मॉल टी, देखो एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस। अच्छा, एक कैपिटल और एक स्मॉल, ये क्या है, हेट्रोजाइगस, क्योंकि एक बड़ा और एक छोटा है ना, अलग अलग है। अच्छा, कैपिटल पी स्मॉल पी, बताओ अलग अलग है ना, तो हेट्रोजाइगस। क्यों, और ये वाला छोटे वाला, तो अलग अलग, हेट्रोजाइगस। ये होता है हेट्रोजाइगस और ये होता है होमोजाइगस। होमोजाइगस को बोलते हैं बेटा प्योर फॉर्म, क्या बोलते हैं, प्योर फॉर्म। और हेट्रोजाइगस को बोलते हैं इम्प्योर। डन यहां तक, इम्प्योर नहीं है कि मिलावट है, कैपिटल के साथ स्मॉल आया हुआ है। प्योर में क्या है, दोनों बेटा सेम सेम है, बिल्कुल प्योर है, कुछ भी मिलावट नहीं है, दोनों ही कैपिटल है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, ठीक है। अच्छा, होमोजाइगस होता है जब दोनों ही सेम दिखते हो, जीनोटाइप, मतलब कि आर आर टी टी लेटर्स है ना, दोनों सेम हो। होमोजाइगस में दोनों सेम, हेट्रो में दोनों ही डिफरेंट दिखेंगे, जैसे एक कैपिटल दिखेगा एक स्मॉल दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ना डोमिनेंट पे वापस आओ, डोमिनेंट में मैंने देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, तो ये प्योर है या इम्प्योर है, इम्प्योर है, क्यों, एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है, ये इम्प्योर हो गया। अच्छा, तो इसको इम्प्योर को तो एक वर्ड से और बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। इट मींस हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। डन। इसके बाद आ जाओ जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखो बेटा जीनोटाइप क्या होता है, आप ऐसे इंग्लिश के लेटर्स की बात करो, लाइक कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, वो सब जीनोटाइप होता है कि आपके जीन का कौन सा टाइप है आपके पास। कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कौन सा है। देखो जैसे यहाँ पर है कैपिटल टी, आपको पता है ये कैसा बनेगा, टोल बनेगा। ये बताओ कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैसा बनेगा, टोल। अगर जिसको समझ आ गया कैसे, क्योंकि कैपिटल बड़ा भाई है, बड़े भाई की चलेगी, छोटे की नहीं चलेगी, बड़ा भाई टोल है तो टोल बनेगा। यहाँ पर दोनों ही स्मॉल टी है, अब बड़ा भाई तो है नहीं, छोड़ो उसको, तो ये कैसा बनेगा, ड्वार्फ बनेगा, ठीक है। लेकिन सॉरी, टोल ड्वार्फ, तो बेटा जो ये आप कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब देख रहे हो वो तो जीनोटाइप है, बट जो आप ये देख के बता रहे हो ना कि अच्छा ये तो टोल बन रहा है, ड्वार्फ बन रहा है, रेड पिंक ऑरेंज, ये सब क्या होते हैं बेटा, फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस, कि टोल बनेगा ड्वार्फ बनेगा, ठीक है। ओके बेटा, रिसेसिव और टोल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। कि देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीन।
जीन और क्रोमोसोम और क्रोमेटिन, आपको आई थिंक डिफरेंस पता लग गया होगा, ठीक है। जीन ही वो है बेटा जो आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, जो करेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, आपको ये बता दिया जीन लाइन से प्रेजेंट होते हैं, जिस लोकेशन पे होते हैं उसको लोकस बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है क्या, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुको, चलो नहीं नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं ना। देखो अब क्या आता है, मैंने आपको बताया था करेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, एक होता है करेक्टर। करेक्टर बताओ मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि मेरी हाइट, जैसे कि मेरी स्किन का कलर, स्किन कलर, जैसे मेरा हेयर कलर, ये सब के सब क्या है बेटा, करेक्टर है। बट करेक्टर की दो फॉर्म थी, उनको क्या बोलते थे कि हाइट आपकी टॉल होगी या फिर ड्वार्फ होगी, ठीक है। कलर आपका लाइट होगा या फिर डार्क होगा, ठीक है। फिर हेयर का कलर आपका ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, ठीक है, ब्लैक होगा, व्हाइट होगा। फिर मैंने आपको बताया डोमिनेंट क्या होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है। अब टोल को लिखने के लिए हम लेटर्स का यूज करते थे, अल्फाबेट इंग्लिश के लेटर, इसको लिखते थे कैपिटल टी से और पेयर में लिखते थे, ड्वार्फ को लिखते थे उसी के लेटर से बट स्मॉल लेटर से, ठीक है। अच्छा, अब जैसे सपोज करो ये वाली चीज हमने सीख ली थी। अब जो ट्रेट है ना, तुम्हारी 10th की बुक में लिखा हुआ, वो ट्रेट दो तरीके के होते हैं बेटा, ट्रेट दो तरीके के होते हैं, कौन से, एक तो होते हैं एक्वायर्ड, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेड्स वो होते हैं बेटा जो हम बाहर आके अपनी सराउंडिंग से एक्वायर करते हैं, जैसे कि सपोज करो कि एक्वायर्ड सीखना है ना बाहर आके, मेरी मम्मी मेरे पापा को ना ड्राइविंग आती है, ठीक है, तो क्या मुझे भी ड्राइविंग आती होगी, नहीं, क्यों, अगर मैं सीखूंगी तो मुझे आ जाएगी, ठीक है। सपोज करो मेरे पापा को स्विमिंग आती है, ठीक है, स्विम करना आता है उनको, क्या मैं भी स्विम करती पैदा हो जाऊंगी क्या, नहीं, मुझे सीखनी पड़ेगी, सीखूंगी तो आ जाएगी। किसी को साइकिलिंग आती है, ठीक है, जरूरी है उसके बच्चे को भी साइकिलिंग आए, अगर बेटा वो सीखेगा तो आ जाएगी। जो हम बाहर आके सीखते हैं ना सराउंडिंग से, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर, जैसे कि साइकिलिंग, जैसे कि स्विमिंग, जैसे कि कईयों की राइटिंग बहुत सुंदर होती है, मम्मी पापा की नहीं होती, क्योंकि वो सीख लेते हैं ना स्कूल में राइटिंग, ठीक है, ड्राइविंग हो गया, राइटिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, बहुत सारे होते हैं। इनहेरिटेड वो होते हैं जो एज इट इज पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर हो जाए, जैसे कि अगर आपके मम्मी पापा दोनों ही गोरे गोरे हैं सपोज करो, तो आप काले थोड़ा हो जाओगे। अब आप यूं मत करना मैडम हमारे पड़ोस में ऐसा है जो बच्चा काला है, हो सकता है वो उसके अंदर जो जीन्स हैं वो दादा या दादी किसी फैमिली मेंबर से आए हो जो रिसेसिव थे, बट उस बच्चे के अंदर एक्सप्रेस कर गए, ठीक है। तो बेटा इनहेरिटेड कैरेक्टर वो होते हैं जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं, जैसे आपके स्किन का कलर, आपके आई का कलर, आपके हेयर का कलर, ये सब, आपकी हाइट, ये सब इनहेरिटेड होते हैं। ये जो सराउंडिंग से सीखते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं। तो ट्रेड दो तरीके के हो गए। अब इसके बाद आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट बेटा, मेंडल जी के बारे में आता है। देखो जो जेनेटिक्स के फादर थे वो मेंडल जी थे। उन्होंने ना वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको बहुत क्यूरियोसिटी थी ये जानने की, लाइक उनके फादर की हेयर कर्ली है, उनकी मम्मी के स्ट्रेट है, तो लाइक उनके कर्ली कैसे हुए, ठीक है। लेकिन आज हम तो ऐसा सोचते ही नहीं है, इतना दिमाग हम लगाते ही नहीं है ना। तो बेटा मेंडल जी ने क्या किया, पी के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उन्होंने पी के प्लांट पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया 1856 के अंदर, ठीक है। पी पे एक्सपेरिमेंट किया किसने, मेंडल जी ने। इनका पूरा नाम क्या था बेटा, ग्रिगोर मेंडल, ठीक है। इन्होंने पी पे एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में 7 ईयर एक्सपेंड कर दिए, ठीक है। 7 ईयर इनको कंप्लीट करने में लगे। इन्होंने कम से कम 50 जनरेशंस देखी पी प्लांट की। अब आप सोचोगे मैडम पी का प्लांट ही क्यों चूज किया, बेटा पी का प्लांट इसलिए चूज किया, ऐसा नहीं है इससे पहले कोई और प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बहुत सारे प्लांट पे काम किया, बट जो लास्ट में इनको सुटेबल लगा ना वो पी का प्लांट था। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे करेक्टर थे। कितने करेक्टर थे बेटा, 7 करेक्टर थे पी के प्लांट में और 14 वेराइटीज थी। अभी आपको बताऊंगी कि कौन सी थी, ठीक है। वेराइटीज होती हैं जैसे सपोज करो राइस है,
ठीक है, हम शादी में जाते हैं, राइस कितने टाइप के होते हैं ना, वो जो टाइप है ना वो उसकी वेराइटीज होती है। तो ऐसे ही मेंडल जी ने 7 करेक्टर और 14 वेराइटीज ली थी बेटा। इनको 7 साल लग गए कंप्लीट करने में अपने काम को, ठीक है। और आपको पता है क्रोमोसोम जो नंबर होता है ना वो उसका पी का, वो भी 7 ही होता है, 777 लकी नंबर, ठीक है। तो बेटा जो पी है, पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटिवम, ठीक है। इन्होंने पी के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, कम से कम 50 जनरेशंस को इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मेंडल जी ने पी के प्लांट को, आपका 5 मार्क में क्वेश्चन आता है व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। देखो बेटा, मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया? सबसे पहला रीजन, क्योंकि जो पी प्लांट होता है ना उसका जो लाइफ साइकिल है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। हम इसके अंदर मेल और फीमेल को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पी के प्लांट में। इसमें ये एक बायसेक्सुअल प्लांट है, एक बायसेक्सुअल प्लांट होता है जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस दोनों पॉलिनेशन हो सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल भी प्रोड्यूस होते हैं। और क्या होता है, अच्छा इसमें 7 करेक्टर्स थे, इतनी सारी वेराइटीज थी, इसीलिए इसको चूज किया, ठीक है बेटा। देखो, पी का प्लांट जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम उसकी 50 जनरेशन को स्टडी कर पाए। आप सोचो मैडम, आप किसी मेंडल ने ह्यूमन बीइंग पे क्यों नहीं काम किया? अब आप एक बात बताओ, आप मेरी कितनी जनरेशन स्टडी कर सकते हो? अभी आप सपोज करो 15 ईयर के हो, ठीक है, अभी आप एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो आप पहला तो मेरे पे एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके बाद मेरी नेक्स्ट जनरेशन, मेरे बच्चे आएंगे, ऐसा थोड़ा कि कल ही टपक जाएंगे भाई, ठीक है। तो मेरे नेक्स्ट जनरेशन आने में टाइम लगेगा, देन आप उस पर काम करोगे, ठीक है। फिर आप उसके बच्चों को, अब भाई उसके बच्चे वो कब बड़ा होगा, उसके बच्चे पैदा होंगे, आप उस पर काम करने लगोगे, इतने तो आप निकल लोगे, ठीक है, दुनिया से। तो बेटा आप किसी भी ऐसे ह्यूमन बीइंग पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि आप उसकी जनरेशन स्टडी, हमारी लाइफ साइकिल लंबी है, ठीक है। तो पी के प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट है। आप मेल और फीमेल इजिली आइडेंटिफाई करते हैं। एक बायसेक्सुअल प्लांट है, बायसेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। यूनिसेक्सुअल में आइदर कुड बी मेल, आइदर कुड बी फीमेल, मतलब या तो मेल ही होगी या फिर फीमेल। देखो, ये होता है बायसेक्सुअल फ्लावर, जैसे मैंने एक फ्लावर बना दिया, इसमें ये बना दिया मैंने फीमेल वाला पार्ट और ये बना दिया मेल, तो इसमें अगर दोनों है तो इसको बायसेक्सुअल बोलते हैं। अगर मैं कहूं इस फ्लावर में ओनली ये है मेल मेल पार्ट, इसको मेल पार्ट बोलते हैं, मेल मेल है तो बेटा ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। अगर बार बार इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन तो अपने पॉलिनेशन अपने ऊपर गिराते रहना है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, सेम टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, यूनिसेक्सुअल सेम टाइप के। 7 कैरेक्टर है इसके अंदर, इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है चलो छोड़ो, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, मेंडल ने कौन से करेक्टर लिए। अब मेंडल के करेक्टर देखते हैं, ठीक है। मेंडल ने करेक्टर्स लिए कौन से, ठीक है। अब करेक्टर तो दो तरीके के होते थे, उसकी दो फॉर्म थी, कौन सी दो ट्रेट थे ना, एक डोमिनेंट होते हैं और दूसरे बेटा रिसेसिव होते हैं, सही बात है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। एक डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव, ठीक है। देखो बेटा, इसने करेक्टर कौन से लिए, सबसे पहले ली स्टेम की हाइट, ठीक है, स्टेम की हाइट, ठीक है। फिर लिया सीड का शेप, बताना आप 7 हो गए, सीड का शेप 1 2 3। फिर सीड का कलर, ठीक है। फोर्थ लिया बेटा फ्लावर का कलर, ठीक है। फिफ्थ फ्लावर की पोजीशन। फिर लिया 6 पोड कलर। फिर लिया 7th पोड की शेप। मेंडल जी ने ये 7 करेक्टर लिए बेटा, ठीक है। लेकिन इसकी डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म कैसे थी, देखो, स्टेम की जो हाइट इसने डोमिनेंट ली ना, वो पता कैसी थी, टोल, कैसी थी, टोल। बट इसकी जो रिसेसिव फॉर्म थी वो ली इन्होंने ड्वार्फ, ठीक है। अच्छा, सीड की शेप इन्होंने डोमिनेंट जो ली राउंड ली, राउंड होती है बेटा ऐसे, और रिसेसिव में ली बेटा रिंकल्ड, रिंकल्ड कैसी होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है।
सीड का कलर लिया इन्होंने येलो, और रिसेसिव में लिया बेटा ग्रीन, ठीक है। और फ्लावर का कलर लिया वॉयलेट डोमिनेंट, और रिसेसिव में लिया वाइट, डन। और फ्लावर की पोजीशन ली एक्सियल, और इधर ली टर्मिनल। अब आप सोचोगे एक्सियल और टर्मिनल क्या होता है? देखो बेटा, एक्सियल होता है, जैसे सपोज करो फ्लावर यहां लगा, इस स्टेम पे कंटिन्यूस फ्लावर लगते जाएंगे, इस डंडी को लंबे करते चलो ऐसे, मतलब कि अनलिमिटेड ग्रोथ होती जाएगी फ्लावर की, ठीक है, एक्सियल। लेकिन टर्मिनल क्या होता है? ये देखो, ऊपर एक फ्लावर लग गया, ग्रोथ रुक गई, टर्मिनेट हो गई, बस इसके बाद नो ग्रोथ, ऐसे टर्मिनल। पॉड का कलर इन्होंने लिया बेटा ग्रीन डोमिनेंट, और रिसेसिव क्या लिया? येलो, ओके। और पॉड की शेप ली यहां पर इनफ्लेटेड, ठीक है, और इधर ली बेटा कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। इनफ्लेटेड कैसी होती है? ऐसे पूरी पॉड की शेप, ठीक है। और कंस्ट्रक्टेड कैसी होती है? ऐसे बिल्कुल बंद चिपकी हुई, जैसे मटर का दाना, मटर का वो मटर लाते हैं ना घर में, तो एक तो होता है बिल्कुल उसमें सीड होते हैं, प्रॉपर बीज होते हैं, हमारे मटर के दाने होते हैं, और एक होता है बिल्कुल खाली होता है, चिपका हुआ बिल्कुल वैसे, ऐसे उसको कंस्ट्रक्टेड बोलते हैं। बेटा ये मेंडल जी ने 7 करेक्टर लिए। अब वेराइटीज गिनना कितनी हो गई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 वेराइटीज हो गई, ठीक है। और करेक्टर कितने हो गए? 7। अब इनको लिखना कैसे? देखो बेटा, इनको लिखने के लिए हम यूज कर लेते हैं दिस कलर, ठीक है। चलो, टोल को लिखना कैसे है? आपको पता है टोल को लिखने के लिए हमें लेटर यूज करने हैं कैपिटल टी, क्योंकि पेयर में लिखना होता है ना। अब इसकी रिसेसिव फॉर्म किससे लिखेंगे? स्मॉल टी, डन। राउंड के लिए बेटा क्या लिखोगे? आर, ठीक है। इसकी रिसेसिव फॉर्म इसी लेटर से लिखने वाले हो, स्मॉल आर। येलो को लिखोगे कैपिटल वाई। ग्रीन को लिखोगे इसी की रिसेसिव फॉर्म स्मॉल वाई। ये मत सोचना यार रिंकल है तो डब्ल्यू से लिखेंगे मैडम, नहीं, उसी की सेम उससे लिखना है लेटर से। वॉयलेट को वी, ठीक है। इसकी रिसेसिव ऑफ स्मॉल वी, डन, ठीक है। एक्सियल को बेटा ए, बट इसकी रिसेसिव फॉर्म टी से नहीं लिखनी, ए स्मॉल लेटर से। ग्रीन को बेटा जी, ठीक है। येलो को कैसे लिखोगे? स्मॉल जी, ठीक है। इन्फ्लेटेड को आई, और इधर बेटा स्मॉल आई, ठीक है, ऐसे लिखोगे, सही है। तो बेटा ऐसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, डोमिनेंट फॉर्म, रिसेसिव। डोमिनेंट वो होती है जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, रिसेसिव वो होती है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, इन फ्रंट ऑफ डोमिनेंट, ठीक है। वो करती है बट जब वो प्योर फॉर्म में होती है खुद, ठीक है। अच्छा, ये करेक्टर हो गए बेटा, ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया। अब मेंडल जी ने इसके बाद क्या किया बेटा? एक क्रॉस दिया, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या फिर आपकी बुक में लिखा हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब मेंडल जी ने इसके बाद बेटा एक क्रॉस दिया, ठीक है। क्रॉस होता है दो स्पीशीज को आपस में ब्रीड करा देना। मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए, दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया, और उसकी पहली जनरेशन में देखा कि क्या बच्चे आए हैं, ठीक है। फिर उसकी दूसरी जनरेशन में देखा ऐसे, तो क्रॉस करा दिया, उसको बोलते हैं बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या होता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन? देखो, इनहेरिटेंस तो वो प्रोसेस होती थी जिसके थ्रू करेक्टर्स ट्रांसमिट होते थे फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है बेटा। और वन जीन का मतलब क्या है भाई? आपको पता है आपके क्रोमोसोम पे ऐसे जीन्स प्रेजेंट थे, और जीन क्या कर रहा था? करेक्टर को कंट्रोल। जैसे कि सपोज यहाँ एक जीन है, तो वो ये वाला जीन मेरी कौन से करेक्टर को कंट्रोल कर रहा था? मेरे हाइट के करेक्टर को। तो मतलब कहता है वन जीन, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू करेक्टर ट्रांसमिट। लेकिन वन जीन क्या करता था? वन करेक्टर को कंट्रोल करता था। मतलब कि इस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको एक करेक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इतनी सी बात।
अब कहता है ठीक है, यहाँ आ जाओ बेटा, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैसे करनी है। देखो मेंडल जी ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करा है। सबसे पहले क्या किया बेटा, हम पेरेंट्स लेते हैं। मेंडल जी ने पेरेंट्स लिए टोल और ड्वार्फ, ठीक है। क्या लिया, सबसे पहले लेते हैं पेरेंट्स क्रॉस कराने के लिए, इसी तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। पेरेंट्स लिए इन्होंने टोल और दूसरी तरफ क्या लिया बेटा, ड्वार्फ। दो पेरेंट्स लेते हैं ना हम, दो, ठीक है, पेरेंट्स हो गए। अब नेक्स्ट लिखते हैं पेरेंट्स का जीनोटाइप, ठीक है। अब लिखेंगे पेरेंट्स का जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता था बताओ, कि टोल को कैसे लिखते थे, कैपिटल टी से, ठीक है, कैपिटल टी। और ड्वार्फ को किससे लिखते थे बेटा, स्मॉल टी। डन, यहां तक हमने पेरेंट्स का जीनोटाइप लिख लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा, वो होता है गैमेट की फॉर्मेशन करना। क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन करना। तो आप गैमेट की फॉर्मेशन कैसे करोगे, गैमेट फॉर्मेशन। अब आपको पता है, अगर आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ, उसमें क्या होते हैं, सबसे पहले मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। जब वो प्यूबर्टी अटेन करते हैं तो उनके अंदर गैमेट की फॉर्मेशन बनते हैं। मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में एग बनता है, देन वो फ्यूज करते हैं, इट मीन उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देन वो जाइगोट बनता है, जाइगोट में डेवलपमेंट होकर बेबी बनता है। ऐसा कुछ पढ़ा हुआ ना तुमने। तो बेटा गैमेट फॉर्मेशन में क्या करते हैं, अब आपको एक गैमेट फॉर्मेशन सीखना है। देखो कैसे, अगर यहाँ पे दोनों सेम लिखे हैं तो इसको क्या बोलते थे, प्योर। तो प्योर में से एक ही टाइप का गैमेट बनेगा बेटा। तो प्योर में से बना लो एक टाइप का, दोनों सेम है तो मैं एक लिख लू यहाँ पे कैपिटल टी, ठीक है। इधर भी दोनों सेम है तो मैं क्या करूं, स्मॉल टी। हो सकता है आपके स्कूल में मैम ने आपको ऐसे लिख के सिखाया होगा, कैपिटल टी और इधर ऐसे कर दो कैपिटल टी। ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप सलीके से सीखोगे तो आप जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा ये, ठीक है। तो बेटा ये प्योर फॉर्म होती है, प्योर में से एक टाइप का गैमेट बनता है, ये भी प्योर है, इसमें से भी एक। लेकिन अगर इम्प्योर फॉर्म होती है तो वहां दो टाइप के गैमेट बनते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये तो इम्प्योर हो गई, तो यहां से कितने टाइप के बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने यहाँ गैमेट की फॉर्मेशन कर दी। अब मुझे क्या करना है बेटा, क्रॉस कराना है। क्रॉस करा के मुझे क्या निकालना है बेटा, इनकी फर्स्ट जनरेशन निकालनी है, F1 जनरेशन। F1 का मतलब होता है फीलियल फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, पहली जनरेशन के बारे में बोल रहा है बेटा, फीलियल जनरेशन। कैसे निकालोगे, दोनों का क्रॉस कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया बेटा फर्स्ट जनरेशन। अब आप मुझे देख के बताओ ये कैसा बनेगा। यहाँ पे कैपिटल टी है, बड़े भाई की चलेगी, छोटा भाई भी है उसकी नहीं चलेगी। तो कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता था, टोल को। तो बेटा ये बनेगा टोल। F1 में जो बच्चे आए वो टोल आए सारे के सारे। लेकिन ना, अब मेंडल जी ने सोचा भाई मैंने तो एक पेरेंट्स टोल लिया था, एक ड्वार्फ लिया था, ये जो बच्चा आया वो सिर्फ एक ही पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है। ये मत देखना कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं, आप देख के बताओ ये टोल था ना, और ये भी टोल था। उन्होंने तो सिर्फ पेड़ देखे थे बाहर से, उन्होंने अंदर से कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप नहीं देखा था, फिनोटाइप देखा था। फिनोटाइप होता है बाहर से, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, टोल है वो, ठीक है। तो बेटा उन्होंने देखा कि ये ना बच्चा एक ही पेरेंट से रिजेंबल हो रहा है, दूसरे से तो मिल ही ना। तो उन्होंने सोचा यार ऐसा करता हूँ, एक क्रॉस और करा के देख लेता हूँ, इनकी दूसरी जनरेशन निकाल, हो सकता है दूसरा बच्चा भी आ जाए भाई। तो इन्होंने क्या किया बेटा, F2 जनरेशन निकाली। F2 जनरेशन कैसे निकालते हैं, F1 में जो रिजल्ट आया है, F1 में जो रिजल्ट आया है उसकी कर देते हैं बेटा सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है उसका क्रॉस उसी के साथ कर दो, जैसे ये है ना, इसी के साथ एक और पेरेंट रखो और क्रॉस कर दो। देखो अब मैं आपको यहाँ पे करा देती हूँ, यहां से क्लीन करके, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बेटा F2 जनरेशन में हमको क्या करना है, F1 की सेल्फिंग। बताओ F2 जनरेशन में F1 में क्या रिजल्ट आया, ये तो पेरेंट्स कैसे हैं बेटा, पेरेंट्स हो गए दोनों टोल टोल। जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या था, जीनोटाइप था पेरेंट का, ठीक है। अब आगे क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप में गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करोगे गैमेट फॉर्मेशन, बताओ। ये दोनों अब प्योर है या इम्प्योर है, इम्प्योर में कैसे बनाने हैं, दो टाइप के गैमेट, इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं हम। गैमेट ना अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट बोलते हैं इनको। अब इधर से भी दोनों अलग अलग बनेंगे भाई, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पर दो तरीके से क्रॉस कर सकते हो आप, ठीक है।
पहला क्रॉस आपको जो मैंने वैसे सिखाया यहीं से सिखा रही हूँ, फिर आपको एक और क्रॉस सिखाऊंगी, एक और तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो अभी देखो, सबसे पहले इसको आपको इसके साथ करना है, ठीक है, देन इसको इसके साथ करना है, इसकी बारी खत्म। फिर इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी, चलो करो, पहले इसको करो इसके साथ, कैपिटल टी, ठीक है, डन। अब करो इसको इसके साथ, छोटे वाले भाई के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, डन। इसका काम खत्म, अब बचा ये, अब इसको करो इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको इस छोटे भाई के साथ, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप मुझे देख के बताओ बेटा ये कैसा बना, देख के बताना है, टोल। ये कैपिटल टी बड़ा भाई है, छोटा तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो कैसा बनेगा बेटा, टोल, ठीक है। ये वाला भाई कैसा बनेगा, टोल। और यहां तो दोनों ही छोटे हैं, मतलब ये कैसा बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। अब देखो मेंडल जी ने सोचा था यार एक ही पेरेंट रिजेंबल कर रहा है, बट दूसरा भी आ गया, बट कब आया वो, जब हमने सेकंड जनरेशन निकाली, F2 फीलियल सेकंड जनरेशन निकाली हमने, तब आया बेटा ये, ठीक है। तो टोल टोल टोल, कितने टोल हैं, 3, कितना ड्वार्फ है, 1। ये आपने मुझे देख के बताया ना, देखने को बोलते हैं फिनोटाइप, ये आपने मुझे बताया फिनोटिपिक रेशो, ठीक है, F2 जनरेशन का। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जीनोटाइप रेशो बताओ, जीनोटिपिक रेशो बताओ, कैसे बताओगे बेटा जीनोटिपिक रेशो। अब आप मुझे ये बताओ कैपिटल टी कितने हैं, कैपिटल टी है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है बेटा 2, और ये वाला कितना है स्मॉल टी 1। तो रेशो आ गया 1:2:1। ये होता है बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने दिया, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ आया हो बेटा तो आप प्रीवियस चेक कर लेना, ठीक है। देखो इसमें अगर आपको फोटो लेनी है तो आप लेना, पेपर में आप ऐसे ही लिख देना इसको, ठीक है, कि पेरेंट्स, जीनोटाइप, गैमेट, फिर F1 जनरेशन, फिर F1 की सेल्फिंग और F2 जनरेशन, बिल्कुल ऐसे का ऐसे लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कंप्लीट दिख रहा है ऐसे, ठीक है, चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके।